11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास का सबसे भयानक दिन था। सुबह का समय था। न्यूयॉर्क की सड़कें रोजमर्रा की चहल पहल से भरी थीं। लोग अपने ऑफिसों की ओर जा रहे थे। कुछ लोग कैफे में कॉफी पी रहे थे। तभी अचानक आसमान में तेज आवाज गूंजी। कुछ ही पलों बाद एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंची इमारत से टकरा गया। लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले दूसरा विमान भी टावर से जा भिड़ा। पूरी दुनिया की नजरों के सामने न्यूयॉर्क धुएं और आग के गुब्बार में घिर गया। हजारों बेकसूर लोग कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा बैठे। उस दिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया थर्रा उठी थी। इस हमले के बाद एक नाम पूरे विश्व में गूंज उठा, ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा का सरगना जिसने खुलकर अमेरिका को ललकारा था। अमेरिका ने तुरंत फैसला कर लिया कि चाहे जितना समय लगे, इस शख्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही है। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हुआ, लादेन की तलाश। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई। तालिबान सरकार को गिरा दिया गया। पहाड़ों में छापे मारे गए। गुफाओं की तलाशी ली गई। कई बार खबर आई कि लादेन मारा गया, कई बार कहा गया कि वह बुरी तरह घायल है, लेकिन हर बार ये खबरें गलत साबित हुईं। लादेन हर बार किसी न किसी तरह बच निकलता था। साल गुजरते गए, 2002, 2003, 2004, लेकिन लादेन का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। CIA की टीमें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार सक्रिय रहीं। फोन कॉल्स ट्रैक किए गए, सैटेलाइट से इलाकों की तस्वीरें ली गईं। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। ओसामा बिन लादेन की तलाश में CIA को करीब 10 साल लग गए। 2001 से 2010 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान की सरहदों तक हर जगह उसकी खोज की, लेकिन हर बार हाथ खाली ही रहे। कई बड़े आतंकी पकड़े गए और उनसे सख्त पूछताछ भी की गई, लेकिन ओसामा तक पहुंचने वाला कोई पक्का क्लू नहीं मिला। CIA के अधिकारियों को शक होने लगा था कि या तो ओसामा मर चुका है या फिर वह ऐसी सुरक्षित जगह पर छिपा है जहां पहुंचना लगभग असंभव है। इसी बीच ग्वांतानामो बे में बंद अल-कायदा के कुछ कैदियों से पूछताछ चल रही थी। इन पूछताछों में एक नाम बार बार सामने आने लगा, अब्बू अहमद अल-कुवैती। कैदियों ने बताया कि अब्बू अहमद अल-कुवैती ओसामा बिन लादेन का बेहद भरोसेमंद साथी था और वही उसके लिए संदेश पहुंचाने का काम करता था। लादेन बाहर की दुनिया से संपर्क बनाए रखने के लिए इसी एक व्यक्ति पर भरोसा करता था। CIA को लगा कि अगर इस आदमी तक पहुंचा जा सका तो ओसामा तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। इसके बाद CIA ने अब्बू अहमद अल-कुवैती को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उसके फोन कॉल्स पर नजर रखी गई, उसके संपर्कों की जांच की गई और जहां जहां वह जाता उसकी हर गतिविधि दर्ज की जाती। काफी समय तक वह CIA की नजरों से बचता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। पता चला कि अब्बू अहमद अल-कुवैती पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में आता जाता है। सितंबर 2010 में अल-कुवैती इस्लामाबाद से निकला और एबटाबाद के एक शांत पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ा। CIA के एजेंट भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। एबटाबाद एक शांत और पढ़ा लिखा इलाका था जहां पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी भी पास ही थी। CIA को शुरू में यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा आतंकी इतनी सुरक्षित और सामान्य जगह पर छिपा हो सकता है। लेकिन जब एजेंटों ने उस जगह पर नजर रखनी शुरू की तो एक अजीब सा घर सामने आया। यह घर आसपास के बाकी घरों से काफी अलग था। चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारें थीं और ऊपर कांटेदार तार लगे हुए थे। बाकी घरों की तुलना में इस कंपाउंड की दीवारें असामान्य रूप से ऊंची थीं। सामने वाली दीवार करीब 10 फीट ऊंची थी और बाकी 3 दीवारों की ऊंचाई लगभग 13 फीट, 18 फीट और 12 फीट थी। तीसरी बात जो CIA को अजीब लगी वह यह थी कि इस कंपाउंड से कोई अंदर बाहर आता जाता ही नहीं था। घर में ना कोई फोन कनेक्शन था, ना इंटरनेट। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर का कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता था, उसे अंदर ही जला दिया जाता था ताकि किसी को अंदाजा न लगे कि अंदर कितने लोग रहते हैं। घर में रहने वालों का व्यवहार भी बेहद संदिग्ध था। ना कोई मेहमान आता जाता था और ना ही घर से बाहर कोई सामान्य हलचल दिखती थी। CIA एजेंटों को अब पूरा विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण घर नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े टारगेट का ठिकाना है। इसी अजीब घर ने ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने की सबसे मजबूत कड़ी बना दी। इसके बाद CIA ने एबटाबाद के उस घर पर लगातार निगरानी शुरू कर दी।
दिन हो या रात, हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि अल कुवैती के अलावा किसी और का अंदर बाहर आना जाना नहीं दिखता था, और वह भी बेहद सावधानी से आता जाता था। कभी कभी एजेंटों को घर के अंदर एक लंबा, दुबला पतला, दाढ़ी वाला आदमी धीरे धीरे टहलता दिखाई देता था, जो ज्यादातर ऊपरी मंजिलों पर ही रहता था। सीआईए एजेंटों को अब लगभग पूरा यकीन हो गया था कि जिस शख्स को वे सालों से ढूंढ रहे थे वह इसी घर में छिपा बैठा है। एबटाबाद में उस रहस्यमयी घर पर निगरानी के साथ साथ सीआईए के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। घर में रहने वाला व्यक्ति वाकई ओसामा बिन लादेन है या नहीं, इसकी पक्की पुष्टि कैसे की जाए। सीधे घर के अंदर घुसकर पहचान करना नामुमकिन था। इसीलिए सीआईए ने एक बहुत चालाक और जोखिम भरा तरीका अपनाया। उन्होंने एक स्थानीय पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी की मदद से एबटाबाद में एक फर्जी पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करवाई। इलाके के घर घर जाकर बच्चों को टीका लगाने का नाटक किया गया। असली मकसद था कि किसी तरह उस बड़े घर के अंदर पहुंचकर वहां रहने वाले बच्चों से डीएनए सैंपल लिया जा सके। डॉक्टर शकील अफरीदी वैक्सीनेशन टीम के साथ उस कंपाउंड तक पहुंचने में सफल रहे। सैंपल लौटते ही नेवी सील्स ओसामा बिन लादेन की पहचान पक्की करने की प्रक्रिया में जुट गए। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर डीएनए सैंपल लिए गए और उन्हें तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आ गई। इसके बाद सीआईए ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को ओसामा बिन लादेन की पुष्टि की हुई लोकेशन, उसके ठिकाने का पूरा नक्शा और पूरे ऑपरेशन की हर छोटी बड़ी जानकारी दी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई। रिस्क बहुत बड़ा था। अगर मिशन फेल हो जाता तो अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती, लेकिन ओबामा जानते थे कि यह मौका शायद दोबारा न मिले। बहुत सोच विचार और सलाह मशवरे के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस खतरनाक मिशन को मंजूरी दे दी। इस गुप्त ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस की तैयारी शुरू हुई। अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर यूएस नेवी सील्स की चुनी हुई टीम को अलर्ट पर रखा गया। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों के लिए खास ट्रेनिंग प्राप्त कमांडो थे। मिशन के लिए खास स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चुने गए, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि उनकी आवाज बहुत कम हो और वे दुश्मन के रडार में आसानी से न पकड़े जाएं। अंधेरी रात में बिना किसी लाइट के और बिना किसी शोर के ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा पार करने वाले थे। मिशन का उद्देश्य बिल्कुल साफ था, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। अगर वह जिंदा हाथ आ जाए तो उसे अमेरिका ले जाना, वरना विरोध करने पर वहीं खत्म कर देना। यानी ऑपरेशन में एक ही आदेश था, जिंदा मिले तो ठीक, वरना दुश्मन को वहीं ढेर कर दो। 2 मई 2011 की रात करीब 1:05 बजे पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके शहर में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उसी समय आसमान में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एबटाबाद के ऊपर मंडरा रहे थे। इन दोनों हेलीकॉप्टरों को चौक 1 और चौक 2 कहा जा रहा था। सबसे पहले चौक 2 ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड के मेन गेट के ठीक सामने होवर करने लगा। यहाँ चौक 2 का काम था 4 नेवी सील कमांडो, एक कॉम्बैट असॉल्ट डॉग जिसका नाम कायरो था, और उसके हैंडलर को उतारना। इसी तरह चौक 1 हेलीकॉप्टर में भी 12 सील सवार थे, यानी कुल 24 कमांडोज को ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या मारने के लिए भेजा गया था। सामने वाले रास्ते पर कुछ सील्स को उतारने के बाद चौक 2 हेलीकॉप्टर बाकी बचे सील्स को ओसामा के कमरे की छत के पास उतार देता है और फिर अपनी शुरुआती पोजीशन पर वापस होवर करने लगता है। अब बारी थी चौक 1 हेलीकॉप्टर की। चौक 1 का प्लान था कि वह ओसामा के घर के सामने बने लॉन में लैंड करेगा, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। चौक 1 अचानक एयर वॉर्टेक्स फ्लो नाम की दुर्लभ स्थिति का शिकार हो जाता है। आसान शब्दों में हेलीकॉप्टर के आसपास हवा का बहाव बिगड़ जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है। नतीजा यह हुआ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स के हाथों में होने के बावजूद चौक 1 संतुलन खो बैठा। अपनी तय जगह से हटकर बगल वाले कंपाउंड में जा गिरा। सबसे पहले उसका अगला हिस्सा जमीन से टकराया और फिर उसकी पूंछ दीवार से टकराकर टूट गई।
यह हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन राहत की बात यह थी कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी 12 सील कमांडो सुरक्षित बाहर निकल आए। हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ओसामा और उसके साथी गहरी नींद में सोते रहे और घर के अंदर कोई खास हलचल नहीं हुई। हेलीकॉप्टर से उतरते ही सील्स सबसे पहले दीवार के पास पहुंचे। मेन गेट पर विस्फोटक लगाकर रास्ता खोला, फिर अंदर मौजूद एक और गेट को भी ब्लास्ट से तोड़ा और पार्किंग एरिया से होते हुए गेस्ट हाउस की ओर बढ़े। जैसे ही सील टीम गेस्ट हाउस के दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आवाजें आने लगीं और तभी अचानक AK-47 से गोलियां चलने लगीं। गोली चलाने वाला अब्बू अहमद अल कुवैती था। उस समय गेस्ट हाउस के अंदर 4 लोग मौजूद थे। 2 छोटे बच्चे जिन पर कंबल डाले गए थे, अब्बू अहमद की पत्नी और खुद अब्बू अहमद अल कुवैती, जो ओसामा बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद पाकिस्तानी कुरियर और दाहिना हाथ माना जाता था। जवाबी कार्रवाई में सील्स की गोलियां अब्बू अहमद को लगीं और वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद उसकी पत्नी बाहर निकलकर चिल्लाने लगी कि तुमने उसे मार दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सील्स फायरिंग रोक दें और बच्चों को गोली न लगे। सील्स ने अब्बू अहमद की पत्नी को हिरासत में लिया और ऑपरेशन आगे बढ़ाया। गेस्ट हाउस को सुरक्षित करने के बाद कुछ सील्स मेन बिल्डिंग की ओर बढ़े और कुछ ने अंदर का गेट खोलकर बाकी टीम को अंदर आने का रास्ता दिया। अब पूरी टीम मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ चुकी थी। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर में एंट्री हुई, सामने अबरार दिखाई दिया, जो अब्बू अहमद का छोटा भाई था। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे मौजूद थे। फायरिंग शुरू होते ही अबरार की पत्नी आगे कूद पड़ी और गोलियां उसे लग गईं। इसके बाद सील्स ने अबरार को भी मार गिराया। बच्चों को एक जगह सुरक्षित इकट्ठा कर लिया गया। इसके बाद टीम फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ी, जहां ओसामा का बेटा खालिद मौजूद था। पूरे कंपाउंड की लाइट पहले ही बंद कर दी गई थी और सील्स नाइट विजन गॉगल्स के जरिए देख रहे थे। अंधेरे में खालिद दीवार के पीछे छिप गया। टीम में मौजूद एक सील को अरबी भाषा आती थी। उसने धीरे से अरबी लहजे में खालिद खालिद कहकर उसे बाहर झांकने पर मजबूर किया और जैसे ही खालिद ने झांका, उसे गोली मार दी गई। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद बच्चों को सुरक्षित किया गया और टीम सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ गई। पूरे कंपाउंड की सुरक्षा के लिए गेस्ट हाउस और मेन बिल्डिंग की छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे, ताकि अगर पाकिस्तानी सेना या कोई बाहरी खतरा आए तो उसे रोका जा सके, क्योंकि यह मिशन पाकिस्तान को बिना बताए किया जा रहा था और पकड़े जाने पर हालात बहुत बिगड़ सकते थे। आखिरकार सील टीम सेकंड फ्लोर पर पहुंची, जहां ओसामा बिन लादेन अपनी दोनों पत्नियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था और उन्हें आगे धकेल रहा था। उसकी पत्नियां गोली न चलाने की गुहार कर रही थीं, लेकिन उसी पल एक सील ने मौका मिलते ही ओसामा के सिर पर गोलियां दाग दीं। ओसामा बिन लादेन वहीं गिर पड़ा। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नियां उसके शरीर से लिपटकर रोने लगीं। सील टीम ने पहचान की पुष्टि करने के लिए उसकी पत्नियों से पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं बोलीं। तभी वहां से गुजर रही एक 12 साल की बच्ची से पूछताछ की गई और उसने बताया कि यही ओसामा बिन लादेन है। इसके बाद घबराई हुई एक पत्नी ने भी पुष्टि कर दी। पहचान कंफर्म होते ही सील्स ने सैटेलाइट फोन पर अपने कमांडर वाइस एडमिरल विलियम मैक्रेवन को कोड वर्ड में सूचना दी, जेरोनिमो 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 EKIA, यानी टारगेट खत्म कर दिया गया है। यह खबर मिलते ही व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ओबामा देश को संबोधित करने के लिए सामने आए। उनका संदेश साफ और गंभीर था। आज रात अमेरिका ने एक ऐसा ऑपरेशन पूरा किया है जिसमें अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया।